मैंने बड़ी-बड़ी फिल्मों में काम किया लेकिन एक भी गाना हिट नहीं हुआ। कुछ ही महीनों में मैं दिल्ली वापस आ गई और 1 साल मैं दिल्ली में रही उसके बाद। कोई काम नहीं किया। अचानक से एक कॉल आया घर पे कि आप एक भोजपुरी फिल्म बन रही है, बहुत बड़ी भोजपुरी फिल्म है जिसमें अजय देवगन भी हैं। मैं किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं कर सकती थी कि ओ इतना पैसा है मैं नहीं करूँगी, क्योंकि इस वाली तो सिचुएशन में मैं थी ही नहीं। उस एज में थी मैं जहाँ पे लोग कहते हैं अब इसकी शादी नहीं हो सकती। डायरेक्टर ने इतना टॉर्चर किया मुझे कि मुझे ना जितना मेरा थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस था वो भी टूट गया। ये जो लोग हैं, ये एक्टर्स हैं या कोई भी है जो भी, ये पैसे कैसे कमाते हैं? क्योंकि एक शो से आपका घर थोड़ी चल सकता है। जब बच्चियां स्कूल फंक्शंस में डांस करती हैं तो हमारी सोसाइटी उन्हें परफॉर्मर कहती है। जब वही बच्चियां बड़ी होकर कैमरा के सामने डांस करती हैं तो सोसाइटी उन्हें आइटम गर्ल बना देती है। जब महिलाएं अपने हक की बात करती हैं तो उन्हें स्ट्रॉन्ग वुमन कहा जाता है। जब वही महिलाएं एक रियलिटी शो में अपने हक की बात करती हैं तो उन्हें कंट्रोवर्सी क्वीन बना दिया जाता है। आइटम सॉन्ग्स फिल्मों में इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं। सबको अपनी फिल्म में आइटम सॉन्ग्स चाहिए, लेकिन किसी भी अवार्ड फंक्शन में बेस्ट आइटम गर्ल की कैटेगरी है ही नहीं। स्ट्रेंज ना। हाय, मैं हूं संभावना सुरेंद्र कुमार सेठ। कहते हैं हर एक लड़की का हीरो होता है उसका फादर, और ये बात मेरे ऊपर भी लागू होती है। मेरे लिए तब भी वो हीरो थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। मेरे फादर की मैं बात करूं तो आपको पता होता है आपके फादर क्या करते हैं? सबको पता होता है ना आपके फादर क्या करते हैं। मेरे फादर ये करते हैं, या स्कूल में टीचर हैं, या ऑफिस में जॉब करते हैं। मुझे मुझे आज तक ये नहीं पता कि मेरे फादर एक्चुअली वो करते क्या थे। मेरे फादर को मैंने बहुत कुछ करते हुए देखा। मेरे फादर शायद बैंक में जॉब भी करते थे, जो शायद हम लोग बहुत छोटे थे, मुझे पता नहीं था। फिर सडनली उन्होंने वो जॉब छोड़ दी। फिर मेरे फादर, मैंने देखा कि मेरी मम्मी का सैलून होता था, उसमें भी उनके साथ हाथ बटाते थे, क्योंकि उनको हमें अच्छी लाइफ देनी थी, तो वो दिन रात मेहनत करते थे। तो मैंने उनको वो भी काम करते हुए देखा। मेरे फादर शायद प्रॉपर्टी डीलर भी थे, क्योंकि मैंने उनको प्रॉपर्टी का काम करते हुए भी बहुत देखा था। फिर ऐसा लगता है कि मेरे फादर शायद बहुत अच्छे लॉयर भी थे, क्योंकि मेरे फादर को मैंने केसेस को फाइट करते हुए फादर को देख के मैं बहुत प्राउड फील करती थी कि कुछ तो है मेरे पापा जो बाकियों से अलग है। वो क्या अलग है मुझे नहीं पता था, और वही चीजें शायद मेरे अंदर भी हैं कि करना तो मैं बहुत कुछ चाहती थी और मेरे अंदर था बहुत कुछ, लेकिन कहते हैं ना कि आप ये भी ढूंढ रहे होते हो अपनी स्कूल टाइम में, वो भी ढूंढ रहे होते हो, आपको मिल नहीं रहा होता कि आपको करना क्या है। लेकिन एक चीज थी जो मुझे बाकी लोगों से अलग करती थी, और वो थी मेरा डांस के प्रति प्यार। मुझे ऐसा लगता था, और डांसर में कोई खास नहीं थी, मैं आपको बता दूं, आज भी नहीं हूं, मैं तब भी नहीं थी। अपने स्कूल के इन हाउस कंपटीशन हो या कहीं भी हो, मैं डांस करती थी और ट्रॉफीज जीत के लाती थी। बस मुझे इतना पता था, मैं जा रही हूं, मुझे जीत के लाना है। किसके लिए? अपने फादर को प्राउड फील कराना है। मेरे फादर देखेंगे तो क्या होगा? मेरे फादर जब ये ट्रॉफी देखेंगे तो क्या होगा? जब वो बोलेंगे मेरे को कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, या तुम कर सकती हो, तो मुझे बड़ा मजा आता था। वो चीज के लिए मैं वो सारी चीजें करती थी। जब टीचर्स आपसे पूछती हैं कि बेटा आप बताओ आप क्या बनना चाहते हो, बेटा तुम बताओ तुम क्या बनना चाहते हो, तो सब लोग बच्चे बताते हैं मैम मैं इंजीनियर, डॉक्टर, फलाना ऑफिसर। तो आपके दिमाग में यही चलता है। तो मुझसे पूछते थे तो मैं बोलती थी, तब ना यही वर्ड होता था हीरोइन, तो मैं हीरोइन बोलती थी अपने आप को। तब ये नहीं पता था कि एक्टर आप बोल सकते हो या डांसर बोल सकते हो। मुझे लगता था मैं हीरोइन हूँ। ये हीरोइन जो मेरे दिमाग में चला, मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ तक ले जाएगा मुझे। स्कूल से निकली, कॉलेज की बात आई, फर्स्ट डे था कॉलेज का, और कहते हो ना आपका फर्स्ट डे जो होता है नॉर्मली तय करता है कि आपकी अगली 3 साल की जर्नी कॉलेज में कैसी रहेगी। आपको जज करते हैं सारे लोग।
कि ये ऐसी है, ये वैसी है, ये ऐसा करेगा या वैसा करेगा। हम लोग हर जगह देखते हैं। तो मेरे कॉलेज का वो फर्स्ट डे था और बहुत बड़ा दिन था। सब लोग रैगिंग में, किसी की कहीं पे हो रही थी रैगिंग, किसी की कहीं पे हो रही थी। फ्रेशर्स की रैगिंग होती है ना कॉलेजेस में, और गर्ल्स कॉलेज में और भयंकर होती है। तो सब लोग कहीं इस ग्रुप में फंसे हुए। मैं ना चलती हुई कॉलेज के अंदर जा रही थी और मैं, मेरी फ्रेंड्स को लगा कि तू कहाँ जा रही है, किधर जा रही है। मैं ढूंढ रही थी एक बड़ा ग्रुप जो मेरी रैगिंग करे, क्योंकि मुझे पहले दिन से ही फेमस होना था। ऑब्वियसली जितनी हमारी सीनियर्स थी उन्होंने पकड़ लिया, भाई कौन हो तुम, चला जाए इधर। तो उनके पास ना एक टेप रिकॉर्डर टाइप का होता था और काफी अच्छी वॉल्यूम वाला था, स्टीरियो कहते हैं ना उसको, वो था। और उन्हें बोला, डांस करना आता है तेरे को? हाँ हाँ जी, डांस तो कर लूंगी मैं। बिल्कुल नहीं मैंने उनको बताया कि मैं अच्छा डांस भी कर लूंगी। तो उस समय ना गाना बहुत फेमस होता था, चोली के पीछे क्या है, और सब माधुरी दीक्षित के दीवाने हैं। तो वो पागलपन तो अलग लेवल पे था। जब वो गाना चलाया उन्होंने, तो वो जितने भी आसपास के कॉलेजेस, जैसे जीसस एंड मैरी कॉलेज है, या ARSD है, या वेंकट कॉलेज है, तो जितने भी स्टूडेंट्स थे आसपास से निकलते हुए, क्योंकि जब शुरू शुरू के दिन होते हैं तो सब लोग एक दूसरे के कॉलेजेस में घूम रहे होते हैं, काफी एडमिशंस हो रही होती हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है। ट्रैफिक रुक गया और वो मुझे क्या डांस कराती, मैंने बीचों बीच सड़क के ऐसा डांस किया, चोली के पीछे क्या है। अभी इतना वो कंट्रोवर्शियल बात हो गई ना कि आप खुद से ही करना चाह रहे हो, मतलब वो तो बाद में बोलेंगी, मैं खुद से करना चाह रही थी। और मैंने डांस किया और मैं फर्स्ट डे कॉलेज में एक बहुत पॉपुलर नाम बन के निकली। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए थे, ये भी कर सकती हूँ। तो मैं जो हीरोइन सोच के आई थी, अब मैं वो भी कर सकती थी। मैं एक NCC की बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, तो मैं आर्मी भी ज्वाइन कर सकती थी। मैं पुलिस ऑफिसर भी बनना चाहती थी एट द सेम टाइम। मैंने कहा नहीं, मैं मुंबई जाऊंगी। कॉलेज खत्म होने वाला था हमारा, और मुंबई का जब सफर तय किया तो मेरे घर में बहुत नाराज हुए। सब लोग इतना नाराज हुए, मेरे ख्याल से मुझे, मतलब आई थिंक घर में कौन सा ऐसा बंदा था जिससे गालियां नहीं पड़ी। सबसे बड़ी कि क्या करने जा रही है, मतलब हमारा कोई लेना देना ही नहीं है मुंबई से, कोई नहीं है हमारा। और मैंने कहा नहीं, मैं तो करूंगी। मेरे फादर ने ये फाइनल डिसीजन लिया कि हम मुंबई जाएंगे। मेरे फादर के साथ में मुंबई आई, और ये जो मैं बहुत कम शब्दों में बता रही हूँ, हुआ तो बहुत कुछ था, लेकिन छोटे में बता रही हूँ कि बहुत लड़ाइयाँ होके डिसीजन ये हुआ कि मुंबई आएंगे। मेरे फादर और मैं पहली बार मुंबई आए। मुझे अभी तक याद है, ट्रेन भी याद है मुझे, जनता एक्सप्रेस थी। तो जनता एक्सप्रेस में आए थे। मतलब आप ये देख लो कि हम लोग उसी लेवल पे थे जहाँ पे राजधानी भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे हम तब भी उसी लेवल पे थे। तो हम लोग आए, काफी टाइम फादर के साथ रही, ऑडिशंस दिए, कुछ भी पता नहीं था। तो मेरे को कुछ टाइम के बाद ये रियलाइज हुआ कि जब तक मेरे पापा यहाँ पे रहेंगे ना, मेरे को कोई काम नहीं देने वाला, क्योंकि माय फादर वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। तो वो जब पहले ही पापा को देखते थे ना और मुझे देखते थे, तो ऐसा लगता था कि मेरे पापा ना मारेंगे उनको। तो इतना वो हो गया था कि मेरे को कोई काम नहीं मिल रहा था। और इसके बीच में ऐसा भी हो गया कि वापस चलते हैं, दिल्ली वापस चलते हैं। एक साल, कुछ ही महीनों में मैं दिल्ली वापस आ गई, और 1 साल मैं दिल्ली में रही। उसके बाद कोई काम नहीं किया मेरा, मतलब ऐसा हो गया कि अब वापस नहीं जाना मुंबई। जो सामान है वो कैसे भी करके वापस ले आएंगे, लेकिन हम मुंबई नहीं जाएंगे। 1 साल तक जब मैं अपनी फ्रेंड्स से यहाँ पे मिली, बहुत सारी मेरी वो जो पुरानी फ्रेंड्स थी, जब मैं उनसे मिली और उनकी मैंने लाइफ देखी, कुछ लोगों की शादियां हो रही थी, कुछ लोग रिलेशनशिप में थे, कुछ ऑफिस गोइंग थी, या सेटल होने वाली स्टेज पे थी। मुझे उन लोगों के साथ रह के उस टाइम पे ये मालूम पड़ा और ये कंफर्म हो गया कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं कुछ करना चाहती हूँ, और वो करने की जगह मुंबई ही है। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं मुंबई जाऊंगी, और इस बार बिना पापा के जाऊंगी। तो मैंने पापा को ये प्रॉमिस किया कि पापा आप मेरे पर कॉन्फिडेंस रखो, मैं जो करूंगी वो सही करूंगी। मुझे नहीं पता कैसे करूंगी, करूंगी सही तरीके से करूंगी, आप मेरे पास बस यकीन रखो, आप बताओ, मेरे को करने दो। और यहां से मेरी मुंबई की एक्चुअली जर्नी स्टार्ट हुई। मुंबई में बहुत बहुत स्ट्रगल किया, और एक फिल्म मिली मेरे को सबसे पहले 2001 में, 2001 आई थिंक, पागलपन। कहते हैं ना, डायरेक्टर ने इतना टॉर्चर किया मुझे कि मुझे ना, जितना मेरा थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस था वो भी टूट गया। तो शायद वो जो,
जो इंग्लिश बोलता था ना वो मेरी समझ में नहीं आता था। मुझे बड़ी नॉर्मल इंग्लिश समझ में आती है, बाकी इंग्लिश मेरी इधर से जाती है। मेरी सोच ही हिंदी की है, मैं हिंदी में सोचती हूँ, तो मेरे को इंग्लिश भी उतनी समझ में आती है जितना आप नॉर्मल बोल रहे हो। तो वो इतनी इंग्लिश बोलता था मेरे को समझ नहीं आता था, तो वो इस बात का बहुत मजाक बनता था मेरा। उस फिल्म में एक गाना था, फिल्म नहीं चली, उसमें एक गाना था जो मेरे पर फिल्माया गया, और भी बहुत मुश्किल से मुझे निकालने की पूरी कोशिश की गई कि किसी बड़ी एक्ट्रेस को लेके आओ, इसको क्यों देना इतना बड़ा गाना। वो बहुत बड़ा गाना था उस वक्त के लिए, 2001 की बात कर रही हूँ मैं। खैर जैसे भी, अगर आपकी किस्मत में है गाना आपको मिलेगा, मेरे को मिला, और वो गाना मतलब पॉपुलर नहीं हुआ, ये नहीं कह सकती मैं पॉपुलर हुआ, लेकिन पूरी फिल्म में अगर कुछ देखने लायक था तो वो गाना ही था। तो कम से कम ये एक बात चलने लग गई इंडस्ट्री में कि कोई एक लड़की है जो कि डांसर अच्छी है, बस इतना। आज मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में मैंने गाने किए हैं, चाहे वो काफिला हो सनी देओल जी की, चाहे वो वध हो नाना पाटेकर जी की, चाहे वो एक गोविंदा जी के साथ सॉन्ग हो, चाहे वो अजय देवगन जी की फिल्म में मैंने गाना किया। ये करते करते ना अब मेरे को लग रहा था अब ये गाना हिट हो जाएगा, अरे अब तो ये हिट हो जाएगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो जब तो कुछ नहीं होना होता है तो वो नहीं होता है, अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा है तो वो नहीं होता है। मैंने बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया लेकिन एक भी गाना हिट नहीं हुआ, लेकिन डांस की लोगों ने बात करी, ये लड़की है जो कि डांसर अच्छी है, तो मुझे काम मिल रहा था मिल रहा था मिल रहा था। और मैं बता दूं कि जो पैसा होता है ना वो बड़ा कम मिल रहा होता है, और उस टाइम के लिए बहुत ही कम था, और मैं किसी भी चीज के लिए ना नहीं कर सकती थी कि ओ इतना पैसा है मैं नहीं करूंगी, क्योंकि इस वाली तो सिचुएशन में मैं थी ही नहीं। तो ये सब करते करते एक दिन पता चला मेरे पास कोई काम नहीं है, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और मुझे अचानक से कॉल आया कि आप जॉनी लीवर शोज करोगे। तो जॉनी लीवर शोज उस समय बहुत पॉपुलर होते थे। जॉनी भाई तो सभी को पता है, मतलब उनसे बेहतरीन स्टैंड अप मैंने नहीं देखा। मुझे उस शो में, मुझे याद है, 5,000 रुपए मिले थे। वो पहला शो मेरी लाइफ का, स्टेज शो। 5,000 मिला था, उसमें से भी 1,000 मैंने जो बीच में एजेंट थे उनको दे दिया, तो मेरे को 4,000 मिले। लेकिन वो जब शो किया तो दे ऑल वर सो इम्प्रेस्ड। मैंने उनके साथ उसके बाद बहुत शोज किए। उनके शोज ने मेरे को बहुत कुछ सीखने का मौका दिया, उनसे बहुत कुछ सीखा कि डिसिप्लिन किसको बोलते हैं, लोगों से बात करने का तरीका तो मैं आज भी नहीं बोल सकती, गड़बड़ी है मेरा, लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना कि लोगों को समझना, रिस्पेक्टफुल वे से काम करना, वो मैंने हमेशा उनसे सीखा। ये करते करते मुझे एक दिन उन्हीं के शो में शायद परफॉर्म करते हुए देखा मुझे अब्बास मस्तान जी ने, और उन्होंने बताया कि हम लोग फिल्म कर रहे हैं 36 चाइना टाउन, और 36 चाइना टाउन में एक डांसर का ही रोल है। तो मैं मुझे ऐसा लगा कि अब तो मतलब छप्पर फाड़ के निकल गई मैं आगे, ये तो मतलब इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। तो मैंने फिल्म करी, और बहुत बड़ा गाना था, आज भी सबको याद होगा, आशिकी में तेरी। वो जब गाना फिल्माया गया, उसमें भी इक्वली फिल्माया गया, लेकिन जब वो सामने आया गाना तो उसमें हार्डली थी मैं, क्योंकि जो दूसरी एक्ट्रेस थी वो एक बड़ा नाम थी। अब मुझे लगा कि अब तो ऐसी कॉल्स आएंगी कि मेरे पास टाइम ही नहीं होगा, मैं ये बहुत काम करने वाली हूँ। इतनी बड़ी फिल्म में काम किया, फिल्म हिट हो गई, फिल्म रिलीज हो गई, फिल्म का गाना बहुत बड़ा बम्पर हिट हुआ। मेरे पास कोई काम नहीं था, मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं घर पे बैठी हुई थी। और उस समय ना ऐसा भी टाइम नहीं था कि सबके पास आपका नंबर सर्कुलेट हो जाता है, सोशल मीडिया वाला टाइम नहीं था। मैं घर पे बैठी हुई थी और मुझे लगा नाउ इट्स ओवर, ये मेरे पास लास्ट चांस था जो मेरा नाम बन सकता था, और मेरा नाम नहीं बना। 36 चाइना टाउन से मुझे कोई नहीं जानता था कि संभावना सेठ नाम की कोई लड़की है जो 36 चाइना टाउन में काम किया है। उस वक्त मेरे को अचानक से एक कॉल आया घर पे कि आप एक भोजपुरी फिल्म बन रही है, और गाना है भोजपुरी फिल्म में, बहुत बड़ी भोजपुरी फिल्म है जिसमें अजय देवगन भी है, और उसमें एक भोजपुरी के बहुत बड़े अभिनेता है जिनका नाम है मनोज तिवारी। तो वो एक बहुत बड़ी फिल्म बन रही थी। मैंने कहा मुझे ना भोजपुरी समझ नहीं आती है, तो आई एम सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मेरी लैंग्वेज नहीं है। तो आपको समझ ही नहीं आया तो आप परफॉर्म क्या करोगे?
तो उन्होंने कहा प्लीज एक बार आके गाना सुन लो। मैंने कहा नहीं, आई एम सॉरी, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने फोन रख दिया। अगले दिन फिर कॉल आया मुझे कि आप एक बार आके गाना तो सुन लो, मत करना, गाना तो सुन लो। मैंने कहा इतना ये इज्जत रखने वाली बात है, आप ऐसा डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते हो किसी को। मैं गाना सुनने के लिए गई, मैंने गाना सुना तो मुझे ना कुछ समझ नहीं आया कि गाने के बोल क्या है, लेकिन मुझे इतना मजा आ रहा था ना वो गाना सुनने में कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं डांस करूं। उसकी जो बीट्स थी ना, लिरिक्स तो देखो समझ नहीं आ रहे थे लेकिन मजेदार बहुत थे। कोई कमर पे था वो गाना, कमर लचकाई का सारा संसार हिलेला। पहले उसके वर्डिंग्स कुछ और थे, दिल्ली सरकार हिलेला, तो वो भी हिल गए होंगे दिल्ली सरकार के बाद, उन्होंने चेंज कर दिया सारा संसार हिलेला। दैट सॉन्ग जब मैंने कहा चलो ठीक है अब मैं कर लेती हूँ, मैंने अपने फ्रेंड से भी पूछा कि करना चाहिए क्या, क्या करूं, तो मेरे फ्रेंड ने कहा तू कर ले, पैसा ठीक ठाक दे रहे हैं। हाँ शायद पता नहीं 20-25 हजार दे रहे हैं, कर लूं क्या। तो कहा घर आ रहा है ना कुछ, आने दे, कर ले गाना, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलना, ये गाना पता ही नहीं चलेगा। यहाँ की ऑडियंस को क्या पता कि वहां पे क्या, बिहार में, यूपी बिहार में क्या आ रहा है, यहाँ की ऑडियंस को क्या मतलब है। वो मैं करके आ गई गाना। अचानक मैं देख रही हूँ, मैं एक दिन रिक्शा में जा रही हूँ और वही गाना लगा हुआ है। और मैंने कहा भाई साहब ये जो रिक्शे वाले भैया थे, मैंने कहा भाई साहब ये गाना, अरे मैडम ये गाना इतना बड़ा जबरदस्त हिट है। तो मैं भी हैरान हो गई कि रियली, मुझे एक्चुअली बाद में मालूम पड़ा कि वो गाना इतना बड़ा हिट हो गया था। और उसके बाद मुझे ऐसे कॉल्स आनी शुरू हुई कि एक दिन में मैं 3-3 गाने शूट करती थी भोजपुरी के, मेरे पास कोई टाइम नहीं होता था। एंड विद इन नो टाइम मैंने 50 गाने कर लिए भोजपुरी के। 50 गाने बहुत बड़ी बात होती है कि विद इन नो टाइम आपने एक गाने के बाद 50 गाने किए। एंड 50 गानों के बाद ना मुझे मीडिया का इधर बहुत बहुत मैं थैंक यू करूंगी, क्योंकि मीडिया ने उस समय बहुत सपोर्ट किया था। मीडिया ने एक मुझे नाम दिया था, भोजपुरी की हेलन। तो इस नाम से मैं फेमस होने लग गई। हेलन जी को कोई, मैं उनके आसपास भी नहीं हूँ, लेकिन एक नाम दे दिया गया वहां के लिए, तो आपको बहुत खुशी होती है कि यार ये नाम मिल गया आपको। गाने में करती गई। और इसी गाने के बीच में सबसे पहले मेरा हेल्थ इशू स्टार्ट हुआ। सबसे पहला फर्स्ट मेरा आर्थराइटिस अटैक मुझे आया, और ऐसा आया कि मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप डांस नहीं कर सकती, आपको डांस छोड़ना पड़ेगा। मुझे, आपको मालूम है, मुझे पलटने के, अगर मैं लेट गई हूँ किसी तरह से, तो मुझे पलटने के लिए भी कोई इंसान चाहिए। मेरा रूमेटिक आर्थराइटिस था और मुझे कुछ पता नहीं था मेरी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। और बहुत तड़पी, 1 साल तक मैं दवाइयों पे रही, 1 साल तक स्टेरॉइड्स पे। और मैं फेडअप होके वो स्टेरॉइड्स भी छोड़ दिया, मैंने डॉक्टर भी छोड़ दिया, जिन्होंने बोला कि अब आप डांस नहीं करोगे, क्योंकि वो यही बोलते रहे मेरे फादर को भी बुला के, ये डांस नहीं कर सकती। वो मैंने ना बीमारी साइड पे हटा दी, मैंने कहा देखा जाएगा जो होगा। गानों पे मैं लग गई, मेरे 250 गाने कब क्रॉस हो गए मुझे पता नहीं चला। और इसके बीच में बहुत सारे लोगों ने ये भी कोशिश की कि संभावना को निकालना चाहिए। पता है पॉलिटिक्स किस तरह की चीज होती है, इंटरनल पॉलिटिक्स इंडस्ट्री में बहुत होती है, बहुत निकालने की कोशिश की। अरे भैया बहुत हो गया, कोई नहीं लाई है डांसर, अब बहुत हो गया। लेकिन वो बहुत, उनको नहीं पता था कि इतनी बड़ी मैं डिमांड बन चुकी हूँ उस समय, कि हर फिल्म में हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का ये डिमांड होता था कि संभावना का एक गाना चाहिए। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी। तो कहते ना, जब फिर आपकी कोई भी आपके अगेंस्ट खड़ा हो, अगर टाइम आपका साथ दे रहा है तो आपको वो कोई नहीं रोक सकता काम करने से। तो मैंने बहुत गाने किए। आई थिंक मैं 2 गाने बैक टू बैक करके घर आ रही थी, और अभी घर आके मैंने टेबल पे बैग रखा था, और मैंने कहा अगले गाने के लिए मुझे शूटिंग के लिए निकलना है। इसी के बीच में मुझे कॉल आई, और कॉल आई मुझे कि हम आपको बिग बॉस में लेना चाहते हैं। और ना आप मेरे को ना, जब मैं सुन रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ झूठ सुन रही हूं मैं। और उस समय बिग बॉस बहुत बड़े लेवल पे लॉन्च हो रहा था, मुझे नहीं पता था दे वर लुकिंग आउट फॉर अ नेम फ्रॉम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। तो मेरा नाम जो मैं सोच रही थी मैं हिंदी में करने की कोशिश करूंगी, मेरा नाम एक्चुअली सिलेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ भोजपुरी। मुझे भोजपुरी की वजह से कॉल आया, जहां से मैं भागना चाह रही थी उसी की वजह से मुझे कॉल आया।
तो मैं बिग बॉस में गई तो मुझे बिग बॉस से मालूम पड़ा कि मुझे ऐसा लगता था मेरी सिर्फ कमर ही अच्छी चलती है। बिग बॉस में जाने के बाद मालूम पड़ा कि मेरी जबान भी बहुत अच्छी चलती है। सो आई केम आउट एज अ मोस्ट कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट। आप लोगों को सबको पता है, बहुत लड़ाइयां करी अपने हक के लिए। दिखाई नहीं गई वो अलग बात है, दिखाते वो उतना ही है जितना उनको दिखाना है, लेकिन मैं अपने हक के लिए लड़ी। मैं सही बात पे लड़ी, कुछ नहीं दिखाया गया, सिर्फ आया बाहर संभावना ने ये कर दिया, संभावना ने ये गाली। गाली कौन नहीं देता? गाली आज देखो तो सब लोग लिख के जाते हैं मेरे ख्याल से कि ये वाली तो गाली हमें देनी है। मतलब अगर बहन की गाली नहीं दी तो चलेगा नहीं यार, इतना ये तो छोटी गाली है। तब तो मैं इतनी सी भी गाली देती थी तो इतना बड़ा बम फटता था, मुझे पता ही नहीं था बाहर हो क्या रहा है, बाहर क्या हो रहा है। मैं पॉपुलर हो चुकी, मुझे ये भी पता नहीं। बट आई वांटेड टू मेक माय फादर प्राउड कि, और पापा चाहते भी थे मेरे मैं बिग बॉस में जाऊं। तो ऐसा नहीं है कि पापा ही चाहते थे, मैं भी चाहती थी। बिग बॉस से जब मैं बाहर निकली तो मोस्ट कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट बन के बाहर निकली। हेटेड भी बोल सकते हैं। लोगों को लगता था यार ऐसा कौन होता है यार, कितनी बदतमीज लड़की है, क्योंकि तमीज वाली चीजें उन्होंने दिखाई नहीं। देखो उनका भी वो शो का कॉन्सेप्ट है कि उनको चलाना है अपना शो, उनको भी सबको अपना घर चलाना होता है ना, तो उनको भी अपना शो चलाना था। मेरी जिंदगी से उनको कोई लेना देना नहीं था। किसी की भी जिंदगी से ना, यही एक बात है कि किसी की भी जिंदगी से चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। उनको उनका कंटेंट मिल रहा है ना, आप जाओ भाड़ में। उस समय तो मुझे लगा कि क्या ही फर्क पड़ता है यार, नहीं दिखाया ना कोई बात नहीं। जैसे मैं आके पूछती थी किसी से, यार वो वाला नहीं, वो तो दिखाया नहीं, मैं पूजा पाठ कर, अरे वो तो दिखाया नहीं, अरे मैं ये वो तो दिखाया ही नहीं, दिखाया क्या? जैसे मैंने गाली दी, तो गाली कौन नहीं दे रहा था? हर एक दे रहा था। आपको मालूम है जो आपको बेस्ट लग रहे होते हैं ना कंटेस्टेंट्स, वो भर भर के गालियां दे रहे होते हैं, लेकिन उनकी गाली बाहर दिखाई नहीं जाती। जिनकी दिखानी होती है उन्हीं की वो दिखाते हैं। उनका कॉन्सेप्ट वो जाने। आई वॉज वेरी हैप्पी। जैसे भी पॉपुलैरिटी मिली ना, मेन मेरे लिए ये था, भोजपुरी इंडस्ट्री से मैं बिग बॉस में फेमस हुई, बिग बॉस से मैं बाहर निकली, बहुत पॉपुलर हुई। उस पॉपुलैरिटी के साथ मुझे दूसरा शो मिला, डांसिंग क्वीन, जो कि सेम चैनल पे था। और डांसिंग क्वीन एक डांस रियलिटी शो था, और वहां पे सबको, जितनी भी कंटेस्टेंट्स थी, सबको ये लगता था कि संभावना को लाया इसलिए गया है कि टीआरपी चाहिए शो में, क्योंकि ये कुछ कुछ बोलेगी, टीआरपी देगी, इसको एंड तक निकाल दिया जाएगा। तो सब लोग, जिस दिन फिनाले का डे था ना, पहले तो सबको ये बड़ी हैरानगी हुई कि ये फिनाले तक पहुंची कैसे। तो उनको लगा लड़ने के लिए रखा हुआ है इसको, लड़ती है, फिनाले में तो कोई और ही जीतेगा। मैं फिनाले में पहुंची भी, मैं फिनाले में जीती भी, और विनर का जो ताज था वो हेलन जी ने पहनाया था। ऑफ कोर्स हम मतलब इतना इतना बड़ा मूवमेंट था। मुझे याद है जब हेलन जी आई और उन्होंने बोला कि तुम भोजपुरी की हेलन हो तो मैं मुंबई की संभावना हूं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा, अगर आप उनके क्लिप्स देखोगे जाके तो आपको क्लिप्स जरूर मिलेंगे। बड़े बड़े बहुत प्यारे प्यारे मूवमेंट्स थे। और इसी के साथ साथ मैं लाइफ में बढ़ती गई, क्योंकि जब आप शो कर लेते हो ना, ऐसा रियलिटी शो जीत लेते हो, तो लोगों को लगता है इसके बाद आप पैसे कैसे कमाते हो। मतलब ये जो लोग हैं, ये एक्टर्स हैं या कोई भी है जो भी, ये पैसे कैसे कमाते हैं, क्योंकि एक शो से आपका घर थोड़ी चल सकता है, या दो शो से आपका घर नहीं चल सकता। मैं आपको बताती हूँ, जो लोग पैसा कमाते हैं वो इन शो के अलावा लाइव शो से पैसा कमाते हैं। जो मेजर आपका जो कमाई होती है वो लाइव शो से होती है, जब आप लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हो, जिसको हम लोग स्टेज शोज कहते हैं। जो मैंने भर भर के किए, आज तक भी कर रही हूँ, कम कर रही हूँ, लेकिन मैंने तब बहुत किए। और बहुत प्राउडली मैं चीज बोल सकती हूँ कि मैंने अपने घर स्टेज शो से बनाए, उन रियलिटी शो से बनाए, एक के बाद एक, खतरों के खिलाड़ी हो, देसी गर्ल हो, कई शोज में मैंने जज भी किया। 3 शोज थे जिसमें मैं एज अ जज में रही। तो ये सब करते करते ना मैं भूल ही गई कि लाइफ की रेस में मैं इतना दौड़ रही हूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ में मेरी शादी की उम्र निकल गई है। वो जो मोमेंट होता है ना, आपको जब रियलाइज होता है, उस समय नहीं हो रहा होता, जब आप बहुत काम कर रहे होते हो, जब आप थोड़ा सा रुकते हो ना, तब आपको मालूम पड़ता है, ओ माय गॉड, मैं वहां पे हूं। उस एज में थी मैं जहां पे लोग कहते हैं अब इसकी शादी नहीं हो सकती। मैं उस स्टेज में पहुंच चुकी थी, और सबने यही सोच लिया था कि मेरी शादी अब नहीं होगी। वहां पर
मेरा साथ सभी को पता है कि अविनाश ने दिया। अविनाश मुझे रियलिटी शो में मिला था, वेरी गुड डांसर, और वहां पे वो जीता भी था। सब लोगों ने बोला, अविनाश ने मेरा हाथ पकड़ा था और अविनाश ने बोला कि हम लोग लाइफ में आगे बढ़ेंगे साथ में। और बहुत सारी चीजों के बाद जहां पे सभी लोग अविनाश के खिलाफ थे, कि एक होता है ना एज डिफरेंस अविनाश और मेरा अच्छा खासा है। अविनाश मुझसे यंग है एज में। सबको लगता था यार पैसे के लिए होगा इसके साथ, वरना इसमें क्या ही है, इस एज में कौन ही शादी करेगा, वो क्यों ही है। ये सारी जितनी भी कहानियां होती हैं, आपके फ्रेंड्स जो होते हैं, सो कॉल्ड इंडस्ट्री फ्रेंड्स, जो कि मेरे एक्चुअली अंदरूनी बहुत बड़े दुश्मन थे, आपको समय नहीं पता लगता। मुझे बाद में मालूम पड़ा, जैसे कि आपको सबको किसी को नहीं मालूम पड़ रहा था। जब आप जिसके साथ होते हो ना, दोस्त के साथ, आपको लगता है यही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। बाद में मालूम पड़ता है कि जैसे आप आगे बढ़े हो, खंजर उसी ने लिया हुआ था। ये आपको बाद में मालूम पड़ता है, और ये मैंने अपनी इंडस्ट्री में भर भर के देखा है। मैंने अविनाश और मैंने शादी करी, और शादी के बाद हमारा लाइफ ओके ओके चल रही थी, क्योंकि अविनाश वाज स्टिल स्ट्रगलिंग। मेरे को बहुत भरोसा था अविनाश पे कि अविनाश कुछ जबरदस्त करेगा, लेकिन लाइफ कहते हैं ना, करियर वाइज ठीक 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 चल रही थी। मतलब ठीक ठीक शोज कर रही थी, स्टेज शोज की बात करी, बाकी कुछ नहीं कर रही थी मैं। और उसी के बीच में ये हुआ कि क्या करना चाहिए नेक्स्ट। और अविनाश ने मेरे को ये बोला कि तुम्हें व्लॉगिंग करनी चाहिए। अब मेरे को व्लॉगिंग ना, मेरे को पता ही नहीं था क्या होता है। मुझे व्लॉगिंग क्या होता है, किस चीज को बोलते हैं, मुझे कुछ पता नहीं। तो अविनाश ने बोला कि ऐसा कैमरा लो और ऐसा तुम शुरू करो बात करना, और इसका मैं फिर एडिट करके इसका मैं वीडियो बना के डालूंगा यूट्यूब चैनल पे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अविनाश ने हेल्प किया। वो पहला वीडियो मेरा ठीक ठीक चला, दूसरा वीडियो उससे बेहतर चला, और धीरे धीरे करके ना, मतलब आपको पहले 50,000 मिलते हैं, फिर आपको 1 लाख लोग देखते हैं, फिर आपको पता चलता है कि अच्छा 2 लाख तक भी पहुंच रहा है। बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, 2 लाख लोग देख रहे हैं मुझे, वाओ। तब तक मैं डेली व्लॉगिंग नहीं करती थी। इसके बीच में आ गया कोविड। कोविड ने सबकी जिंदगी रोक दी, लेकिन एक चीज जो चलती रही वो थी व्लॉगिंग, क्योंकि अब हमारे पास डेली व्लॉगिंग का एक वो था। सब लोगों ने भी बोला, और लोगों का प्यार बहुत ज्यादा था कि संभावना डेली व्लॉगिंग करो, डेली व्लॉगिंग करो। तो हमने कहा चलो कोई और काम नहीं है, डेली व्लॉगिंग करते हैं। डेली व्लॉगिंग से कब वो जो हमारे व्यूज हैं वो मिलियंस तक पहुंचने लग गए, मिलियन से 2-2 मिलियन तक पहुंचने लग गए। और इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला कि मैं यकीन नहीं कर पाई। जब मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट करी थी, तब भी सब लोगों ने मजाक बनाया था इंडस्ट्री के, कि इसके पास कोई काम नहीं है इसलिए व्लॉगिंग कर रही है। और बात सही भी है, मेरे पास कोई काम नहीं था इसलिए मैं व्लॉगिंग कर रही थी। ये नहीं कि मुझे बहुत पैसे कमाने थे, लेकिन कोई काम नहीं था इसलिए मुझे कुछ करना था। मैं घर पे बैठूं क्यों, कुछ तो करना चाहिए ना लाइफ में, इसलिए मैं व्लॉगिंग कर रही थी। बट वो इतना प्यार लोगों से जो मुझे हेटरेट थ्रू आउट मिलता गया, मुझे यहां से लोगों का प्यार बहुत मिला। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये पॉपुलैरिटी इससे कहीं ज्यादा होगी जो मैं एंटायर अपनी करियर में देखती आई हूं। ये वाली पॉपुलैरिटी सबसे आगे है, सबसे ऊपर है। और इतना आगे बढ़ी कोविड में। मेरे 3-3 मिलियन तक ब्लॉग्स पहुंच रहे थे, और बीच में आई लॉस्ट माय फादर। पापा गए कोविड में, तो बिल्कुल मतलब मेरी लाइफ ना, क्या बोल सकते हैं उसको, कि एकदम जीरो हो गई, शून्य। कहते हैं ना, मुझे कुछ पता नहीं था कि पेरेंट को लूज करना किसे कहते हैं, पेरेंट्स का जाना किसे बोलते हैं। और मेरे पापा जब गए तो मुझे मैं वो उस चीज से मैं आज 2 साल हो गए हैं, आज तक बाहर नहीं आ पाई मैं। क्योंकि जिसके पेरेंट्स जाते हैं सिर्फ उसको पता होता है कि वो क्या होता है, वो मोमेंट क्या होता है। मेरे फादर मेरी आंखों के सामने गए, और लाइफ एकदम वहां पे रुक गई। चाहे मैं व्लॉगिंग में बहुत आगे निकलती गई, वो प्यार मुझे लोगों का बहुत मिलता गया, लेकिन जो यहाँ पे मेरी पर्सनल लाइफ थी,
यहाँ पे एक बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना, फुल स्टॉप लग गया था मेरी लाइफ में, क्योंकि वो मैं नहीं देख पाई और मैं एक्सट्रीम स्ट्रेस से निकली हूँ, एक्सट्रीम एंजाइटी से निकली हूँ, ऐसी कंडीशन से निकली हूँ जो कि शायद नॉर्मल इंसान नहीं ले पाएगा। लेकिन शायद मेरे पास अविनाश का सपोर्ट था, इसलिए मैं आगे अपने आप को पुश करती गई और अविनाश भी मुझे पुश करता गया आगे कि कोई बात नहीं, कुछ करना है, कुछ करना है, फादर को प्राउड फील कराना है, फादर के लिए करना है, मैं स्टॉप नहीं करूंगी। क्योंकि मुझे आज भी ऐसा लगता है मेरे पापा मुझे देख रहे हैं। मेरे पापा हर चीज का वो देख के मुझे बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, कुछ भी होगा मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। मुझे आज भी ये फील होता है कि मेरे फादर मेरे को प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। और ना मेरी फादर की डेथ से मुझे ये पता लगा कि हम लोग लाइफ में इतनी चीजें करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, काम के पीछे भागते हैं, अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में भागते हैं, लेकिन उसकी एवज में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ते पीछे छोड़ आते हैं। और मेरी इस एंटायर जर्नी से मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि पैसा बहुत जरूरी है। ये आप बिल्कुल मत सोचना कि पैसा जरूरी है तो हम लोग क्या काम नहीं करें क्या, तो हम लोग पैसे नहीं कमाए क्या? सब कुछ कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन ये साथ में रियलाइज होता है कि जो खुशियां होती है ना, वो मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं होती है। करो, वो भी करना जरूरी है, लेकिन खुशियां जो होती हैं वो छोटी छोटी चीजों में होती है। मैं एक एनिमल लवर हूँ, मेरी एक छोटी सी फैमिली, मेरे 3 डॉग्स हैं, मेरा हस्बैंड है। मैं खुशियां वहां पे ढूंढती हूँ आज की डेट में। तो जैसे भी होना है, लोगों की लाइफ में इतना करने के बाद इतना कुछ मिलता है, मेरी लाइफ में इतना करने के बाद इतना मिलता है, बट मैं इतने कुछ से बहुत खुश हूं। तो अपनी लाइफ को पॉजिटिव तरीके से देखो और हर चीज को चैलेंजिंग वे से लो, और लाइफ इतनी डिफिकल्ट है नहीं जितनी हम बना देते हैं। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।